सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यार भरे मॉक में। और बदलते हुए पैटर्न को लेकर आप लोगों को जो डर सता रहा है उसको 100% खत्म करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मॉक नंबर 9। इससे पहले हम 8 मॉक आप लोगों को करा चुके हैं मेरे बच्चों। उन सभी मॉक में डेफिनेटली आप लोगों ने अपने आप को लेवल अप किया है और उसके साथ साथ जो बेस्ट 30 मिनट्स वाली क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो क्लासेस भी आप लोगों को बहुत फायदा दे रही हैं। और मेरे भाई ये तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरे साथ अगर आप हैं तो धुम्मा उठा देंगे ही, है ना। तो आज की ये सीरीज है, इसका नाम है जैकपॉट सीरीज। बहुत अच्छा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 पर अब हम मेहनत करना शुरू कर रहे हैं। पे अटेंशन टू द क्वेश्चंस लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले आप कोशिश कीजिएगा, इन टूडेज डिजिटल एज आपको बताना है यहाँ पर यूबिक्विटस इस लिखे हुए शब्द का सिनोनिम क्या होगा। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा इंसान या उस जैसी कोई भी क्वालिटी जो कि हर जगह पर उपस्थित है, प्रेजेंट है। कहां पर? एवरीवेयर, हर जगह पर उपलब्ध है। ठीक है। In today's digital age, smartphones have become blank devices, ठीक है, found in almost every corner of the world, दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, used by people of all demographics, हर demographics में लोगों के पास ये पाए जाते हैं। तो सर सिनोनिम एंड स्केर्स शब्द से बना है स्केर्सली। अब यहाँ से आप लोगों को समझना है कि स्केर्स अपने आप में एक एडजेक्टिव है और एलवाई जोड़ने से यही एक एडवर्ब बनता है जो कि मीनिंग को नेगेटिव बनाता है ना। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब एवरी होता है, ठीक है, और प्रेजेंट का मतलब उपलब्ध होता है। तो इसी चीज के लिए आप लोगों की अपनी जो वोकैबुलरीज है ये आप लोगों को मदद करती है वोकैबुलरीज को समझकर सीखने में, ठीक है ना। क्योंकि रट तो बहुत कुछ लिया है पर रटने से काम नहीं चलता है मेरे भाई। तो यही इसका सिनोनिम होगा। ऑब्सोलीट का मतलब होता है मेरे बच्चा आउटडेटेड, जो अब हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, पुराने समय का है। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल का मतलब होता है जो आउटर है या बाउंड्री से रिलेटेड है, किनारे से संबंधित है या फिर बाहरी इलाके से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। द मिनिस्टर एड्रेस द प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस एंड व्हाट ही सेड शॉक द एंटायर नेशन। ये किस तरीके का सेंटेंस है आपको ये पहचानना है। देखो मेरे बच्चों, सिंपल सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं इसके पास एक ही मेन वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हमें फैन बॉयज के साथ कनेक्टेड हमें चाहिए, ठीक है जी। और इनको छोड़कर जो बचा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर हम पहुंच गए लेकर। तो इस लिखे हुए सेंटेंस पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बात हो गई है। मिनिस्टर एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। एंड की वजह से सर कंपाउंड सेंटेंस हो गया तो सिंपल गया हमारे सामने, कॉम्प्लेक्स गया। अब यहां लिखा है व्हाट ही सेड शॉक द एंटायर नेशन। सर जो उसने कहा पूरी नेशन को उसने क्या कर दिया? शॉक कर दिया। तो यहाँ व्हाट की वजह से डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो सर यहां से और यहां से देखेंगे तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की कनेक्टिविटी बनती है मेरे भाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं। इनमें से कौन से लिखे सेंटेंस में स्पेलिंग मिस्टेक आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ेंगे। इस पूरे के पूरे पेपर की मेरे बच्चों, इस पूरे के पूरे पेपर की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जो डिस्क्रिप्शन चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अपनी जगह बिल्कुल सही है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी, ठीक है। इनोवेटिव, बिल्कुल नए तरह की जो अप्रोच है, रेवोल्यूशनाइज किया है एंटायर इंडस्ट्री को, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कमिटी स्पेलिंग बार बार पेपर में पूछी जाती है, डबल एम डबल टी डबल ई बिल्कुल सही जा रहा है। डिसीजन की स्पेलिंग अपनी जगह बिल्कुल सही है। थोरो रिकन, ये क्या लिखा है हमारे सामने? रिकनेजेंस, बिल्कुल अपनी जगह सही है, ठीक है ना। रिकनेजेंस अपने आप में इसमें कोई गलती नहीं है। इसका मतलब होता है पूर्व सर्वेक्षण, किसी चीज की पहले जानकारी ले लेना, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। सवाल आगे देखते हैं। हिज परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को लेकर लगातार किया गया काम, ठीक है ना। हिज परसिस्टेंस एंड डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? लगातार किसी चीज के लिए आप जो प्रयास कर रहे होते हैं, तो डिलीजेंस में डबल एल लगाने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली पेड ऑफ, ठीक है ना, अंत में उसका निष्कर्ष मिला व्हेन ही रिसीव द प्रमोशन, जब उसे प्रमोशन मिली।
अब भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो ये क्या कहता है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू द पैनल अप्रिशिएटेड दैट कैंडिडेट फॉर हर एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब मेरे भाई आपसे पूछा इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखो सबसे पहले तो मेरे भाइयों ध्यान से समझिएगा, नाउन ये लिखा है, नाउन से ठीक पहले अगर इसको पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है तो ये जो दैट है ये डेटरमिनर है। डेटरमिनर की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेटरमिनर हमारे सामने तैयार बैठा है। आगे लिखा है फॉर हर एक्सेप्शनल, देखो ध्यान से समझना, ये हमारे सामने पॉजेसिव डेटरमिनर हुआ भाई। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। पॉइंट को ध्यान से समझते हैं तो स्किल्स हमारे सामने नाउन है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये नाउन मॉडिफायर का काम यहाँ पर कर रहा है। अब एक्सेप्शनल अपने आप में क्या हुआ, आप कहोगे सर जी एक्सेप्शनल अपने आप में क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, किसको, स्किल्स को। तो स्किल्स को बताने का, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए सर ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ना कि एडवर्ब का। तो यही हमारे सामने करेक्ट आंसर बन जाता है मेरे भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझने के लिए आपको 2 पॉइंट्स ध्यान से देखने होंगे। सबसे पहले तो नोट ओनली के साथ हम लोग हमेशा बट ऑल्सो का पेयर बनाकर चलते हैं। अब मेरे भाई कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को नोट ओनली और बट ऑल्सो के साथ दो अलग अलग मेन वर्ब देखने को मिलती है। और क्योंकि जब बट ऑल्सो के साथ हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है तो इस नोट ओनली को सब्जेक्ट के एडजेसेंट हमें लिखना पड़ता है, लेकिन ये अपने आप में इन्वर्जन के रूल को फॉलो करता है, यानी कि यहाँ हमें पार्शियल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। देखो डिटेल में तो आप मेरे सिलेक्शन बैच में पढ़ते ही हैं, ठीक है ना, डिटेल में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ टू द पॉइंट हमें समझ आया कि अगर दो अलग अलग मेन वर्ब्स के साथ हम सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करें तो मेरे भाई हमें इस मेन वर्ब से हेल्पिंग वर्ब इसके पहले लिखनी पड़ेगी, इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो मेरे भाई नोट ओनली यहाँ पर है, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने मेन वर्ब है, बट के साथ इस ऑल्सो के साथ एक और सब्जेक्ट आ गया, फिर से मेन वर्ब आ गई। तो यहाँ कंप्लीटेड से पहले हम लोगों को वर्ब लिखनी पड़ेगी, और कंप्लीटेड से पहले यानी कि हम लोगों को इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर लिखनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, जो इसके इन्वर्जन की तरफ लेकर हमें जाता है, जो हमें इसके इन्वर्जन की तरफ लेकर जाता है। ठीक है भाई, तो इन्वर्जन अपनी जगह यहाँ लागू होगा बेटा, उसी के अकॉर्डिंग इसकी हम बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं भाई। देखो ध्यान से समझने का काम करेंगे। आज आपसे ग्रामेटिकल चीज को पूछने का ये बिल्कुल ही नए पैटर्न को हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है ना। देखो नए पैटर्न में खास बात क्या है, आप लोगों को ग्रामेटिकली डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिएगी, समझ रहे हैं। अब वो काम नहीं चलेगा कि सीधे एरर ढूंढे काम बन गया, नहीं। अब आप लोगों को वो स्किल दिखानी पड़ेगी, वो नॉलेज दिखानी पड़ेगी कि आपने ग्रामर को बहुत खूबसूरत तरीके से समझा है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ग्रामर को ठीक से समझने के लिए हम आपके लिए कल से ही एक नया बैच शुरू कर रहे हैं करियरवेल ऐप पर, तो उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका हाथ तंग है तो, ठीक है जी। सबजंक्टिव हम किसे कहते हैं, सबजंक्टिव हम कहते हैं एक ऐसी वर्ब को, वर्ब की फॉर्म को जो एक्सप्रेस करता है डाउट, विश या हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्या ये बात अपनी जगह है? तो आप कहोगे सर देखो बात हमने सबजंक्टिव का मतलब इमेजिनेशन से ही रिलेटेड है सर, विश का हाइपोथेटिकल का तो बात चल गया है मीनिंग, और डाउट का मतलब जिस चीज को लेकर हमें ये श्योर नहीं है कि ये एक्शन हुआ है या नहीं, या इसके बारे में सोचा जा रहा है। जेरंड अपने आप में एक ऐसा शब्द होता है जो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो अपने आप में बिल्कुल भी सही नहीं है। समझ रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जेरंड तो अपने आप में खुद में ही एक नाउन होता है, खुद में नाउन होता है। प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं? देखो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखने का काम करते हैं तो सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक जिसे सब्जेक्ट कहते हैं और एक जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब, और इसी वर्ब का या तो ऑब्जेक्ट या फिर इसी वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो हमारे सामने लिखा हुआ हिस्सा है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो हिस्सा बच गया उसी को हम प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं, उसी को हम प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये एक वर्ब फॉर्म है जिसके साथ आईएनजी हम जोड़ने का काम करते हैं, जो नाउन का काम करता है। ओहो, यहाँ तो मैच मेकिंग का सवाल था। तो मेरे भाई इस लिखे हुए सवाल में 1 2 3 और उसके बाद 4, तो मेरे भाई सेकंड के साथ तो ये वाली बात आ गई जो नाउन का काम करता है। तो सेकंड के साथ सी हमें चाहिए, सेकंड के साथ सी यहाँ नहीं है, सेकंड के साथ सी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर बैठ जाता है।
ठीक है। एडजेक्टिव एक वो शब्द होता है जो क्वालिफाई करता है किसी चीज को, नाउन या प्रोनाउन को। तो मेरे भाई फोर्थ के लिए हमारे पास कौन सा हो गया बेटा, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना जी, फोर्थ के लिए बी ऑप्शन हो गया, तो फोर्थ के लिए बी। तो सारी बातें अपनी यहाँ पर सेट बैठ जाती हैं। कुल मिलाकर आपसे इन लिखी हुई टर्म्स की एक्सप्लेनेशन पूछी गई है। ठीक है, तो एक नई तरह का सवाल हो गया, कुछ अच्छा भी सीखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां पर आपको ईडियम फिट करनी है जो इस मीनिंग को जस्टिफाई कर सके। द पॉलिटिशियंस शॉकिंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द डिबेट कंप्लीटली, क्या लिखा है? देखो, पॉलिटिशियन की जो शॉकिंग स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको सुनकर हर किसी को अचंभा हुआ, इसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो कुल मिलाकर ये लगभग नेगेटिव सेंस जनरेट कर रहा है। ड्यूरिंग द डिबेट कंप्लीटली लीविंग बोथ ऑडियंस एंड हिज ओपोनेंट स्पीचलेस, दोनों के दोनों शब्दहीन हो गए हैं। दोनों के दोनों जो उसके ओपोनेंट्स थे वो कुछ बोलने योग्य भी नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो सर, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है उसने एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि सफल होने के लिए उसने हर संभव प्रयास यहां पर करके दिखाया है। अब तो समझ में आ ही गया भाई। यहां पर हमारे सामने लिखा थ्रू अ कर्व बॉल। कर्व बॉल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो डिसेप्शन क्रिएट कर देती है, या लोगों को जो सोचा वैसा ना हो। ठीक है ना, बेसिकली बेसबॉल में इस तरीके का एक होता है कंसेप्ट, जिसके अंदर कर्व बॉल का मतलब घुमाकर बॉल डाल देना और घूमती हुई बॉल जाने की कोशिश करना। ठीक है ना, तो ये समथिंग अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड, जिसे लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो उस पॉइंट से तो ये ठीक जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड उन्होंने बोला, सारे लोग अचंभे में रह गए। हिट द सैक का मतलब तो होता है जब आप नींद की बात कर रहे हैं। स्टोल हिज थंडर का मतलब क्या होता है? स्टोल हिज थंडर का मतलब समझ में आता है जब किसी और की उपलब्धि को आप अपना बनाने की कोशिश करें ना, किसी दूसरे के अचीवमेंट को अपने लिए क्लेम करें। तो करेक्ट आंसर थ्रू अ कर्व बॉल है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉल इस तरीके से बेसबॉल में घुमा के फेंकी जाए कि जैसे फेंकने वाले का हाथ यहाँ पर है, तो वो बॉल घूमकर इस तरीके से बेस बॉल पर जाकर टकराए। समझ रहे? स्ट्रेट जानी चाहिए लेकिन घुमाकर फेंका। अब ये क्वेश्चन है भाई, इसको एक्टिव वॉइस की तरफ लेकर जाना है। पहले एक बार आप अपने आप से इस क्वेश्चन को पढ़ें मेरे भाई, अच्छा लगेगा आप लोगों को। The royal sword is said to have been transferred to a new museum where it would have been preserved properly. अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात को ध्यान से समझते हैं। द रॉयल स्वॉर्ड इज सेड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड। देखो, पहली बात तो ये हमारी समझ में आता है कि ये हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज, प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव। ये तो हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव है। ये हमारे सामने टू हैव बीन ट्रांसफर्ड क्या लिखा है? आप कहेंगे सर परफेक्ट इंफिनिटिव का पैसिव है। परफेक्ट इंफिनिटिव को एक्टिव में अगर हम लेकर आएंगे तो टू हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। टू हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। अब मजेदार बात क्या है मेरे भाई? मजेदार बात यह है कि यहां पर लिखा है वेयर इट वुड हैव बीन प्रिजर्व प्रॉपरली, ये भी हमारे सामने पैसिव ही है। ठीक है, अब इसको अगर हमें एक्टिव लेकर जाना होगा तो हम क्या लिखेंगे? वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहां पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है। यहां पर हमारे सामने क्या लिखा? वुड हैव थर्ड फॉर्म। यहां लिखा है वुड हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, अब मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड द रॉयल स्वॉर्ड टू अ न्यू म्यूजियम वेयर दे वुड हैव प्रिजर्व्ड इट प्रॉपरली। ये तो दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए। फिर से पढ़ के देखते हैं। समवन इज सेड टू हैव, समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड अपनी जगह ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, द रॉयल स्वॉर्ड, द रॉयल स्वॉर्ड टू अ न्यू म्यूजियम, टू अ न्यू म्यूजियम विच की जगह यहाँ पर वेयर। माफ कीजिएगा बेटा, देखो मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। विच नहीं होना, यहाँ पर वेयर होना चाहिए था। ठीक है, तो बहुत क्लोज इनफ हो गया क्वेश्चन के अंदर। आप भी इस तरीके के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये रिसेंट एग्जामिनेशन से मैंने आप लोगों के लिए उठाया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे भाई आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ है। चलिए भाई, सवाल को बनाकर देखते हैं। The team completed the project with remarkable efficiency despite facing several unexpected challenges. ठीक है ना, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद उन्होंने रिमार्केबल एफिशिएंसी के साथ इसे कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर, हमारे सामने यहाँ नाउन फ्रेज तो नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर प्रेपोजिशन से कहानी शुरू हो रही है। द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है ना सर, टीम ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। कैसे कंप्लीट किया है? रिमार्केबल एफिशिएंसी के साथ इसको पूरा किया है। अब देखो, इस सवाल के अंदर मजबूरी क्या है देखने की। देखो पॉइंट क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर टीम सब्जेक्ट है।
कंप्लीटेड अपने आप में एक वर्ब है, द प्रोजेक्ट इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो मेरे भाइयों पॉइंट इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ने का काम करता है, ठीक है मेरे भाई, प्रेपोजिशन जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ने का काम करता है तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ फ्रेज कहने के लिए तो प्रेपोजिशनल फ्रेज ही है, लेकिन हम इनको और गहराई से अगर समझने का काम करते हैं तो या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है या फिर ये एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। ठीक है मेरे भाई, अब अगर ऐसी सिचुएशन में ये सवाल आपके लिए फंसाया जाए तो आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा, आप लोगों को इस लिखी हुई सिचुएशन में ये नहीं देखना कि इसका फंक्शन क्या है, आपको फंक्शन नहीं बताना, आपको सिंपली ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एग्जैक्टली कैसे शब्दों का ग्रुप है, तो आप इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज की अकॉर्डिंग ही बताएंगे। ठीक है ना, अगर आपसे ये पूछा जाता कि इस लिखे हुए प्रेपोजिशनल फ्रेज का अपने आप में क्या यूज हुआ है, फंक्शन क्या है, तो अगर फंक्शन के हिसाब से हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये उसके कंप्लीट करने का मैनर है, कैसे उसने कंप्लीट किया, रिमार्केबल एफिशिएंसी के साथ। तब इस कंप्लीटेड के साथ इसको जुड़े हुए फंक्शन की बात करता, तब हम इसे एडवर्बियल फ्रेज के नाम से बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक अलग तरीके का सवाल है जो कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं मेरे नन्हे बच्चों। देखो सवाल बहुत आ रहा है अच्छा सा हमारे सामने। शी वॉज नोन फॉर हर टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है किसी इंसान की प्रवृत्ति, रिपीटेड बिहेवियर, कोई काम बार बार करता है, ठीक है ना, किसी इंसान को चोरी करने की आदत है, वो उसकी टेंडेंसी बन गई है, ठीक है, रिपीटेड बिहेवियर। शी वॉज नोन फॉर हर टेंडेंसी टू स्पीक और राइट एट ग्रेट लेंथ अबाउट ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिवियल का मतलब होता है छोटे, तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है ना जी, इसका मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, ठीक है जी। ट्रिवियल मैटर्स इन एन अननेसेसरीली वर्बस मैनर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को लिखना। देखो वर्बस का मतलब होता है बहुत सारे शब्दों के साथ, सुपरफ्लूअस आप इसे कहते हैं, तो आपको इसका सबसे मीनिंग बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है मेरे भाई, शी वॉज नोन फॉर हर टेंडेंसी टू स्पीक और राइट एट ग्रेट लेंथ अबाउट ट्रिवियल मैटर्स इन एन अननेसेसरीली वर्बस मैनर। तो इसके लिए आपसे ये पूछा गया है कि क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इलोक्वेंट का मतलब होता है पावरफुल स्पीच, जो भाषण कला में प्रवीण हो, नहीं सर। वर्बस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सुपरफ्लोस है, तो ये तो यहीं से बैठ गया, नहीं चलेगा सर। लोकेशियस का मतलब क्या होता है सर, वो इंसान जिस इंसान को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, लोकेशियस उसे हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस लोकेशियस से ज्यादा इफेक्टिव यहां पर ये आंसर है, क्यों, क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट, यूजलेस आइटम्स या यूजलेस टॉपिक के ऊपर बातें करने पर लगा रहता है। तो लोकेशियस से देखो है सिनोनिम्स, है ये दोनों के दोनों सिनोनिम्स, मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसको दोबारा से ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर इस इंसान की अगर हम बात करते हैं तो ये बातूनी होता है, ठीक है ना जी, ये बातूनी होता है, लेकिन ये एक्सप्लेन करने पर बातूनी हो जाता है। किसी चीज को जरूर से ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाए, जरूर से ज्यादा मजे में आनंद आ रहा है उसके बारे में, उसको टेस्ट मिल रहा है, बातें ही बातें वो करने वाला इंसान होता है, लोकेशियस हो गया। लेकिन गैरुलस इंसान कौन होता है, गैरुलस इंसान वो होता है जो बोलता है या फिर लिखता है बहुत लंबा चौड़ा, किसके बारे में, इनसिग्निफिकेंट मैटर्स, इनसिग्निफिकेंट है, इसकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी कैसे, अननेसेसरीली, जरूरत नहीं उसके बोलने की, फिर भी लगा रहता है। तो इन दोनों को अगर क्लोज रखा जाए तो इस सवाल का जवाब ये हमारे सामने बनता है। लोकेशियस का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत कुछ लिख देता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है भाई, आप याद करो जब आप स्कूल लेवल पर पेपर देने जाते थे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब बनाते थे तो आपको पेज भरने होते थे, तो एक ही बात को 5-5 6-6 बार लिखने का काम कर रहे थे, तो वो क्या पर्पस होता था, आप कह रहे लोकेशियस बन जाता था, एक ही बात को बार बार बोलने का काम। क्वेश्चन 11 आ गया मेरे बच्चों आप सभी के सामने, आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाना है। द टीचर सेड टू रोहन, व्हाई आर यू लेट टुडे, आई होप यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर दिस डिले। आरटीओ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जो बच्चे पहले दिन से ही इन चीजों को समझ रहे हैं, आरटीओ के बारे में जरूर याद रखिएगा मेरे बच्चों। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से इस दिस को आप दैट में लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मेरे भाई यहाँ पर इस दिस को दैट में कहाँ चेंज नहीं किया गया है, ओके है, ओके है, ओके है, और यहाँ पर भी ओके है, चलो जी यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। यहाँ हमने लिखा है क्या चीज, यू हैव, सर रोहन के लिए यू को चेंज करेंगे तो ही लिखा जाएगा, हैव को आप हैड में चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखा है ही हैड,
ही हैड, यहाँ पर ही के साथ हैज लगाना गलत हो गया सर, यहाँ पर शी, सॉरी, ही हैड यहाँ लिखा है, ठीक है जी। अब मेरे भाई हम आगे देखने का काम करते हैं। लिखा है इसने आई होप, टीचर के लिए इसने शी का यूज कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शी होप्ड ये तो हम काट ही चुके हैं, और शी हैड लगा देना गलत हो गया मेरे भाई। अब फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हैं। द टीचर आस्क्ड रोहन व्हाई। अब मेरे बच्चा आप जानते हैं इस प्यारी सी बात को कि यहाँ पर वाई कंजंक्शन बनता है इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना, और यहाँ पर इसको सब्जेक्ट की जगह अगर हम लेकर आएंगे तो मामला गड़बड़ हो गया। तो ये हमारे सामने बी बॉम्बे करेक्ट आंसर है। कंजंक्शन के बाद हम हमेशा असर्टिव स्टेटमेंट को ही रखते हैं। असर्टिव स्टेटमेंट लिखने का मतलब क्या समझ आया, पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। क्वेश्चन 12 को ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। करेक्ट वर्जन इस लिखे सेंटेंस का कौन सा है। एरर के क्वेश्चंस में एक नई अप्रोच आपसे पूछी गई है, ठीक है ना। एरर के बेसिस पर ये एक सवाल आपसे पूछा गया है। मोर देन वन स्टूडेंट, पहले तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझें। मोर अपने आप में एक एडवर्ब है, देन अपने आप में कंजंक्शन है। तो जैसा लिखा यहाँ आपको सब्जेक्ट मिला, वैसी ही आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आप इसके साथ लिखेंगे। अगर मेरे बच्चे यहाँ पर मोर और उसके साथ हम लोग देन को लिखने का काम करते हैं, तो ये सब्जेक्ट वन, ये सब्जेक्ट टू, ऐसे मामले में सब्जेक्ट वन के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का अग्रीमेंट तैयार करेंगे। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन पर आते हैं। मोर देन यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, वन स्टूडेंट प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर के अनुसार हैव नहीं हैज होना चाहिए, है ना भाई। अब यहाँ पर हैव फिर से गड़बड़ करा गया, हैज चला लेंगे भाई साहब, चला लेंगे भाई साहब, चला लेंगे भाई साहब। पहली बात समझ में आ गई। अब मेरे भाई आगे पढ़ते हैं। मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट इन द क्लास, मोर देन वन स्टूडेंट इन द क्लास, हैज क्लेम्ड सब जगह है, दैट सब जगह है। The recent changes, the recent changes, the recent changes in the examination pattern, in the examination pattern। अब मेरे भाई यहाँ फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात आ गई है। दैट कंजंक्शन है कि नहीं। द रिसेंट चेंजेस यही हमारे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। चेंजेस प्लूरल है तो इज नहीं, आर हमें चाहिए, आर आर दो जगह पर आर फिट बैठ गया है। आर कंफ्यूजिंग एंड अनफेयर, विच हैव या विच हैज। अब यहाँ पर क्या लिखा है, विच हैव या विच हैज, तो आप ये कहेंगे सर यहाँ पर कंफ्यूजिंग एंड अनफेयर लिखा है। विच हैव या हैज कोज्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस कैंपसेस, कैंपसेस में इसके खिलाफ विरोध किया गया है। तो मेरे भाई अब विरोध किया गया है तो किस चीज के खिलाफ विरोध किया गया है, इस पॉइंट को हमें ध्यान से समझने का काम करना होगा, है ना भाई। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो ये विच लिखा है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। देखो ध्यान से, शी टॉक्स अ लॉट विच इरिटेट्स अस। एक सेंटेंस में लिखा शी हैज 3 cats which are wild। एक बार इन दोनों सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करके देखना। आपको पहली बात तो ये समझ में आएगी, शी सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, 3 cats हमारे सामने एंटीसीडेंट है। ये विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेट कैट्स को कर रहा है, कैट्स के अनुसार आर वाइल्ड लिख दिया। ये बिल्लियां हैं, ये जंगली हैं, बोलो हाँ। अब अगर इसी तरीके से इस विच के बारे में मैं आपसे पूछूं ये विच क्या है, तो आप कहोगे सर जो इरिटेट कर रहा है ना, वो उस सारी की सारी बातचीत को, उसका बात करना रिलेट कर रहा है। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज बन रहा है इस पूरे के पूरे सेंटेंस को बताने के लिए, तो यही बात हमारे सामने आ रही है। क्या चीज, जो एग्जामिनेशन में चेंजेस हुए हैं वो कंफ्यूजिंग है, अनफेयर है, और इसी सारी की सारी बात, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये जो सारी की सारी बात हमारे सामने आई है ना, इसी की वजह से चारों ओर प्रोटेस्ट हुए हैं। तो ये तो सर पूरे सेंटेंस को रिलेट करने की बात कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर हमें हैज लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ लेना मेरे भाई, और ये जो कॉन्सेप्ट वाला डिफरेंस मैंने आपको बताया है ना, ये अच्छे से अच्छे स्टूडेंट से क्वेश्चन गलत होने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। मैं आपको 9 मॉक करवा चुका हूं आज का इंक्लूड करके, 1 मॉक और आप लोगों को कराऊंगा, और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोगों को लेवल अप करना, ठीक है। मॉक को दोबारा से लगा के जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलत करके आएंगे, इस बात का मुझे डर है, पर अब मुझे आप पर भरोसा है कि आप अच्छा करेंगे और अपने मॉक के साथ इंप्रूवमेंट करेंगे। चलिए मेरे भाई, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में अब इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक बेबी पैराजम्बल आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा।
अब मेरे भाई ग्रामेटिकली मीनिंगफुल तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना। देखेंगे ध्यान से। बाय अडोप्टिंग, अडोप्टिंग का मतलब अपनाना, मॉडर्न मेथड्स फार्मर्स कैन इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इफेक्टिवली। सर इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ओर जाना होगा, ठीक है भाई। तो सब्जेक्ट देखते हैं कहाँ है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे पहले वर्ब को पकड़ लो। वर्ब क्या है? कैन इंक्रीज, ये इसका हो गया सब्जेक्ट। इंक्रीज अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, वो भी नाउन। नाउन ये नहीं है, नाउन ये नहीं है। नाउन क्या है? एग्रीकल्चर। तो बी के साथ सी कनेक्ट हो गया हमारे सामने, ठीक है ना। अब यहां पर बी के बाद सी हमने लिखा, तो इंक्रीज करने का जरिया क्या है? तो जरिया बताने के लिए बाई के साथ अडोप्टिंग मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। और इनको कैसे? इफेक्टिवली। तो बी सी ए डी, यहाँ पर बी सी ए डी करेक्ट आंसर हो गया। ये इस तरीके के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, जो हमने स्टेनो में और सिलेक्शन फेज में देखे हैं भाई, ठीक है ना। अधिकतर ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में अब पूछे जा रहे हैं। ये बेबी पैराजम्बल्स हैं, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सवाल हमारे सामने लिखा है, आपको क्लॉज पहचान कर दिखाना है, ठीक है ना जी। देखो क्लॉज क्या होता है, पहले तो दिमाग में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन बैठाते हैं। क्लॉज अपने आप में एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। कभी कभी सब्जेक्ट गायब मिल सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट गायब मिल सकता है। कुल मिलाकर इसके पास अपनी मेन वर्ब होती है, ठीक है ना। अब ये अपने मीनिंग को लेकर, सेंस को लेकर दो तरीके की बात बता सकता है। या तो ये अपने मीनिंग को लेकर डिपेंड हो सकता है, या फिर ये अपने मीनिंग को लेकर इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है ना जी। मेरी बात समझ रहे भाई। जब इंडिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं तो यही कहलाता है हमारे सामने मेन क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट अपने मीनिंग को लेकर मेन क्लॉज हो गया। और जो डिपेंडेंट क्लॉज हमारे सामने होता है, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज की खूबसूरती होती है, इस डिपेंडेंट क्लॉज को लिखने के लिए, यानी कि सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए, हमें इसके साथ एक कंजंक्शन लिखी चाहिए होती है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज अगर नाउन का काम करे तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम करे तो एडवर्ब क्लॉज, और कंडीशन का काम करे तो कंडीशनल क्लॉज हो गया, ठीक है। अब यहां इस लिखे हुए सेंटेंस में आप लोगों को इसी तरीके से ट्रिक लगाकर चलनी होगी। हालांकि रिसर्च टुक सेवरल ईयर्स टू कंप्लीट, कई वर्ष लगे से पूरा होने में, द कमिटी फाइनली एक्सेप्टेड द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स का मतलब जो परिणाम निकल कर आए हैं, दैट हैड बीन रिगरसली टेस्टेड अंडर वेरियस कंडीशंस एंड वर डीम्ड रिलायबल बाय द मल्टीपल एक्सपर्ट्स। यहाँ फाइंडिंग्स अपने आप में एक नाउन है। नाउन का मतलब, नाउन का मतलब नाउन ही होता भाई। अब यहां पर इस नाउन को एक्सप्लेन करने का काम कर रहा है, दैट हैड बीन रिगरसली टेस्टेड, जिन फाइंडिंग्स को क्या किया है? टेस्ट किया गया है। तो भाई जब टेस्ट किया गया है तो इन फाइंडिंग्स को, नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, तो कौन हो गया सर? आप कहेंगे सर जी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, इसके अलावा कुछ और बात नहीं बनती है। क्वेश्चन 15 आपके सामने है मेरे भाई। क्वेश्चन 15 पर ध्यान से देखने का काम करते हैं। आइडेंटिफाई कीजिएगा सेंटेंस को, दैट इज नॉट यूज, दैट इज नॉट यूजिंग अ होमोनिम ऑफ, दैट इज नॉट यूजिंग, जो यूज नहीं कर रहा है होमोनिम। अब आपके दिमाग में आता है सर होमोनिम किसे कहते हैं? देखो होमो का मतलब हमें समझ में आता है क्या? सेम। और निम का मतलब हमें समझ में आता है क्या? नेम, ठीक है ना। यानी कि जो शब्द नाम में सेम हो। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक शब्द कह रहा हूं बैंक, ठीक है ना। बैंक का अपने आप में अर्थ क्या होता है मेरे भाई? बैंक को हम प्रोनाउंस सेम करते हैं, यानी कि इसकी सेम स्पेलिंग है, ठीक है जी। सेम स्पेलिंग हो गई, ठीक है। सेम इसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग क्या हो गया? डिफरेंट इसका मीनिंग हो गया, ठीक है ना जी। अलग अलग इसका मीनिंग हो गया, ठीक है ना। मीनिंग पूरा लिख देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई यहाँ बैंक के दो मतलब हमें देखने को मिलते हैं। एक बैंक तो वो होता है जहां पर आप अपना पैसा जमा कराते हैं, ठीक है ना जी। ये हो गया आपका गोपाल वर्मा स्विस बैंक। वाह वाह गुरुजी वाह, क्या खतरनाक जोक मारा है। और एक बैंक क्या होता है? ये नदियां बह रही है और ये नदिया का किनारा, ठीक है ना जी। और यहाँ आप है और यहाँ आपकी चंपा है, आप दोनों घूम रहे हैं, टेन टेन, रोमांटिक माहौल बना रहे हैं। तो ये नदिया का किनारा है, ठीक है। तो इसे हम होमोनिम कहते हैं। ही यूज्ड अ स्प्रिंग टू फिक्स द ब्रोकन मैकेनिज्म, उसने स्प्रिंग का प्रयोग किया। अब यहाँ इस स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, या फिर जिसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। स्प्रिंग होता है, आपके पेन में भी स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। शॉकर्स, गाड़ी के शॉकर्स में भी स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है?
टू फिक्स द ब्रोकन मैकेनिज्म, टूटे हुए मैकेनिज्म को ठीक से मतलब ठीक करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? अब देखो भाई, इस स्प्रिंग का एक और मतलब होता है एनर्जी, है ना? तो कहां पर सही यूज नहीं हुआ वो हमें ढूंढना है। कैट ने छलांग लगाई हाई फुल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब यहाँ एनर्जी है, तो ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? आप वैसे भी इसको समझ सकते हैं कि कोई भी जो कैट है वो जब छलांग लगाती है तो स्प्रिंग की तरह उछलकर छलांग लगाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? वाटर गश्ड फ्रॉम नेचुरल स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? फाउंटेन। ठीक है ना? इसको आप चाज्म भी कह सकते हैं। ठीक है ना? वाटर सोर्स इसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना? वाटर सोर्स जहां से पानी निकलता है। आगे लिखा द मैट्रेस हैड अ ब्रोकन स्प्रिंग, जो मैट्रेस है उसका अंदर क्या है? टूटा हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? टूटा हुआ जिसके अंदर स्प्रिंग है, तो यहां पर हेड अ ब्रोकन स्प्रिंग। ठीक है जी, ये बात तो अपनी जगह इस तरीके की बता रहा है। शी कैन स्प्रिंग इन टू एक्शन एनी टाइम, अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है? स्प्रिंग इन टू एक्शन का मतलब क्या होता है? एकदम से जंप करना। मेरी बात समझ रहे हैं? एकदम से जंप करने की बात हो रही है, तो एनर्जी की बात कर रहा है। तो जो यहां पर है वही मीनिंग यहां पर है, तो यही इसकी बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज नॉट यूजिंग अ होमोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है ना? सर देखो, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मीनिंग को समझने का काम करते हैं, बाकी सब जगह चल जाएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट सेम मीनिंग अगर हमें देखना है तो एग्जैक्ट सेम मीनिंग हमारे सामने यहाँ पर है। जो ये हमारे सामने है और जो ये हमारे सामने, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है ना जी? बाकी सभी जगह पर अलग अलग सेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर एकदम से उसने जंप किया है, ये तो अपने आप में वैसे भी एक वर्ब कैटेगरी में है, और वर्ब और ये अपने आप में आर्टिकल लगने की वजह से नाउन हो गया। ठीक है ना? तो ये तो वैसे भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पर इसका मीनिंग पूरी तरह बदल गया है, यहाँ पर इसका मीनिंग पूरी तरह बदल गया है। ठीक है ना? तो भाई अब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ इस सवाल में एग्जैक्ट इसका होमोनिम कौन से में है, तो वो यहीं पर है। ठीक है ना? शायद क्वेश्चन पूछने में कोई गड़बड़ की गई है, ये रिसेंट एग्जाम से हमने उठाया है। देखते हैं इसमें और क्या कहानी हो सकती है। क्वेश्चन 16 पर दिमाग लगाएंगे भाई। अब ये एक सवाल अपने आप में अद्भुत सवाल है। देखो बेटा, आफ्टर प्रेपोजिशन है हियरिंग सेवरल कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स, बहुत सारे विरोधाभासी अकाउंट्स के बारे में सुनने के बाद, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से, आई केम टू नो दिस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड इट वाज ओनली देन, केवल ये तभी हुआ दैट आई रियलाइज द इवेंट्स, कि मुझे इवेंट्स के बारे में महसूस हुआ, हैड अनफोल्डेड डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट आई हैड इनिशियली इमेजिन, शुरुआत में जो मैंने इमेजिन किया था तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स मुझे पता चले। ठीक है ना? देखो, अगर आप नो को एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखना है तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानना। मेरी बात समझ में आ रहा है? किसी चीज को जानना। ठीक है? अगर आप किसी के बारे में, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में जब आप सुनने का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं, जब आप किसी के बारे में आप जब सुनते हैं, किसी के बारे में आपको कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो नो के साथ आप ऑफ लगाकर इस प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है ना? ठीक है? तो नो के साथ हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा, हमें उसके बारे में ये पता चला, किसी के बारे में सुनने को मिला, तो आई केम टू नो दिस फ्रॉम अ फ्रेंड नहीं कहना होगा, आई केम टू नो ऑफ, दिस को हटाकर हम इट लगा देंगे, क्योंकि दिस तो एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और वो पॉइंट आउट करेगा कि ये जो चीज हमारे सामने है। लेकिन इट एम्बिग्विटी क्रिएट करता है। इट का मतलब है कोई बात कही है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी समझाता हूँ बातचीत, देखे ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ही वॉज लेट, आई नो दिस या इट, अब इन दोनों में से आप क्या चुनेंगे? आप कहेंगे सर इस पूरी की पूरी पिछली स्टेटमेंट को बताने के लिए हमें इट का यूज करना पड़ेगा, है ना, दिस का हम यूज नहीं कर पाएंगे। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नो दैट, ठीक है ना, ही वॉज लेट। ठीक है जी, यहाँ दैट आप चाहो तो हटा भी सकते हैं, आई नो ही वॉज लेट। ठीक है ना? तो आई नो इट की जगह आपने पूरे सेंटेंस को रख दिया। ठीक है ना? तो ये वाली बात आपकी जगह करेक्शन है। ये सवाल अपने आप में बहुत बढ़िया प्यारा सवाल है। आसानी से इस सवाल के बारे में आप नहीं पकड़ पा रहे थे। अब आपके सामने थोड़ा सा रीजनिंग वाला सवाल है, दिमाग लगाना है। ये बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन है जो देखने में रीजनिंग जैसा लगेगा, लेकिन ये आपकी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए दिया गया है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ ये क्या कहानी है।
एक असर्शन आपके सामने दी है, अवमानना दी है, उसका तर्क ये दिया है, ठीक है ना। द सेंटेंस, डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड रिपीटेडली अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज रेकलेस बिहेवियर, उसके लापरवाही भरे व्यवहार के खिलाफ बार बार उसके दुष्परिणाम जो निकलेंगे, वार्निंग उसको लगातार दी गई। राज डिसाइडेड टू बाइट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, यहां एक ईडियम आपके सामने लिखी है। उसने क्या डिसाइड किया, जितना उसके बस का है वो उससे ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है। बाई टेकिंग ऑन तीन मेजर प्रोजेक्ट उसने एक साथ ले लिए, विच इवेंचुअली लेड टू हिज इनेबिलिटी टू कंप्लीट, ठीक है ना, उसकी योग्यता ही नहीं है कि उसको पूरा कर दे एनी ऑफ देम एफिशिएंटली। अब इस कॉन्टेक्चुअली इसकी कौन सी बात सही है, ठीक है ना। अब ये हमारे सामने ईडियम है, इसका मीनिंग हमें देखना है, ठीक है ना। मीन्स टू एक्सेप्ट मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क देन वन कैन मैनेज, विच परफेक्टली एक्सप्लेन्स राज प्रेडिकामेंट, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये दोनों के दोनों अपने आप में बिल्कुल सही है। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर एक्सप्लेनेशन है। आप कहेंगे सर औकात से ज्यादा काम पकड़ लेना जिसको ठीक ढंग से आप पूरा ना कर पाए, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं सर ये तो इस ईडियम का मीनिंग है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, गलत। ए इज, ये तो इंडिपेंडेंट बात हो गई, दोनों अलग अलग बात हो गई, है ना। ये जो कहा जा रहा है इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है ना। तो अब ये आपके एग्जामिनेशन में सवाल, देखो आपको ना क्या तैयार करना है मेरे बच्चों, आपकी बेसिक नॉलेज हो ना वोकैबुलरीज की, वो आपकी यूं की यूं ही रहनी है, ठीक है। क्वेश्चंस के एप्लीकेशन में कंफ्यूज कर दिया जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम पे एक सवाल होगा, चार है मैच मेकिंग में फंसा दिया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपसे डायरेक्ट ईडियम पूछने की बजाय कहाँ फंसा दिया, टाइम कंज्यूम करा दिया। बेटा पूरा पढ़ेगा तब जाके माहौल समझ में आएगा। हाँ, इंटेलिजेंट बच्चा किस चीज को पकड़ेगा, इंटेलिजेंट बच्चा इस चीज को पकड़ेगा, क्या ये इस लिखे हुए ईडियम का मीनिंग यही है, लेकिन उसे फिर भी ये पढ़ना पड़ेगा, क्या पता यहाँ के अकॉर्डिंग इसका ऑपोजिट मीनिंग जनरेट कर दे। तो बेटा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बना दिए गए हैं और ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको मजा आ रहा होगा मेरे हर एक मॉक में, आपके अंदर वो मतलब स्पार्क बढ़ रही होगी यार, ये सवाल तो कुछ अद्भुत है, ये सवाल कुछ मजेदार है। द कंपनीज न्यू पॉलिसी, एंटोनिम आपको बताना है मेरे भाई जो यहां पर मार्क्ड है। द कंपनीज न्यू पॉलिसी वाज डिजाइन टू फोस्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। फोस्टर का मतलब क्या होता है? फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज को प्रोत्साहित करना, टू प्रोमोट, टू एनकरेज, प्रोमोट करना, एनकरेज करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी का अमंग एम्प्लॉइज, बट द रिजिड इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली ब्लैंक ओरिजिनल थिंकिंग, ठीक है ना। तो आपको एंटोनिम बताना है, ये तो सिनोनिम हमारे सामने हो गया, है ना। स्टिमुलेट का मतलब भी मोटिवेट करना होता है, सिनोनिम हो गया, ठीक है ना। प्रोमोट भी अपने आप में क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। तो बचा क्या हमारे सामने, स्टिफल्ड। स्टिफल्ड का मतलब क्या होता है, सप्रेस कर देना, ग्रोथ को रोक देना, ठीक है ना। सप्रेस का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूं, क्या ये सप्रेस की स्पेलिंग ठीक है जी? आप कहोगे जी चल जाएगी। देखो जैसे मान लीजिए कभी कभी आप किचन में काम कर रहे हो, काम करते करते मान लीजिए चाकू लग गया उंगली पे, खून बहेगा, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप खून को सप्रेस करेंगे, फ्लो करने से रोक देंगे, वो आगे और ज्यादा निकले और ज्यादा फैले, उस चीज को आप रोक देंगे। सप्रेस करना यही होता है, स्टिफल्ड, अवरोध उत्पन्न करना। पैराजम्बल का एक प्यारा सवाल आप लोगों के लिए पहले आप ट्राई करेंगे। चलिए भाई बनाते हैं क्वेश्चन को। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रेगुलरली कंडक्ट्स लार्ज स्केल एक्सरसाइजेज, बड़े पैमाने पर ऐसी एक्टिविटीज ये करवाते हैं टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस की हम ग्लोबली कितने तैयार हैं फॉर न्यूक्लियर इमरजेंसीज, ठीक है ना। और एंडिंग पॉइंट हमने सामने लिखा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एड्रेसिंग दिस क्राइसिस। किस क्राइसिस की बात कही है वो हमें देखना है। सर फर्स्ट के बाद इधर PRRP, इसका मतलब ना तो एस है मेरे भाई और ना ही हमारे सामने क्यू, फर्स्ट से कनेक्टेड है।
द कॉन्वेक्स 3 2025 एक्सरसाइज हेल्ड एट रोमानिया को क्या लिखा है, सर्नावोदा न्यूक्लियर पावर प्लांट इन्वॉल्व 36 आवर सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है एक तरह का रोल प्ले करना, है ना, एक तरीके की एक्टिविटी, ड्रिल ऑर्गेनाइज करना, 36 घंटे की ड्रिल ऑर्गेनाइज की, डिजाइन टू टेस्ट इंटरनेशनल रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। इंटरनेशनल रेस्पॉन्स मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स। किस इफेक्ट्स की बात कही है ये तो यहां डिस्क्लोज हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब आर की ओपनिंग तो नहीं चल पाएगी। पी की ओपनिंग के बाद यहाँ पी के साथ क्यू कनेक्टेड है, यहाँ पी के साथ आर कनेक्टेड है। अब आ जाओ भाई लाइन में, पी के साथ क्यू कनेक्टेड है या आर कनेक्टेड है, वेरीफाई करते हैं। तो आप कहेंगे मेरे नन्हे प्यारे दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज हुई है, ठीक है ना, तो ये जो एक्सरसाइज हुई है क्या हुई है, टेस्ट इंटरनेशनल रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड हैव डॉक्यूमेंटेड अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर पैटर्न एज वेल। टेम्परेचर का जो चेंज हुआ है पैटर्न, उसको भी इन्होंने रिकॉर्ड किया है। इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स, ठीक है ना, इन इफेक्ट्स को तुरंत से रोकने के लिए इमीडिएट स्टेप्स चाहिए। एंड प्रिवेंट फर्दर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सर यहाँ तो एकदम से ही टोन बदल गई। These changes are primarily attributed to human activities, particularly greenhouse gas emissions. अरे वाह, ये तो हमारे सामने क्या है, अनप्रेसिडेंटेड। ऐसे चेंजेस जो पहले नहीं देखे गए हैं, ग्लोबल टेम्परेचर में देखे गए हैं, टेम्परेचर पैटर्न में। अब यहाँ पर चेंजेस की बात कही है, इन्हीं चेंजेस को मेरे भाइयों, इन्हीं चेंजेस को एस ने एक्सप्लेन कर दिया कि दीज चेंजेस, जो चेंजेस पहले नहीं देखे, यही चेंजेस जो है ना प्राइमरीली, मतलब विशेषताएं हैं किसकी, ह्यूमन एक्टिविटीज के आधार पर टेक दिया है, पर्टिकुलरली ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। फर्स्ट के बाद पी, पी के साथ हम लोगों ने क्यू को कनेक्ट किया और क्यू के साथ एस को कनेक्ट किया, पी क्यू एस, ये हमारे सामने आंसर तैयार हो जाता है। देखिए दो तरीके की सोच होती है पैराजंबल के क्वेश्चंस को बनाने की। एक सोच तो ये होती है कि सर हमें लिखे हुए पैराजंबल की एक एक हिंदी समझ में आए, तब हम इसको बनाने की कोशिश करें, कि सर एक एक हिंदी हमें समझ में आए तब हम इसको बनाने की कोशिश करें। लेकिन एक सोच होती है जिसे हम स्मार्ट अप्रोच कहते हैं। हमारे सामने ये टुकड़े दिए गए हैं, ठीक है भाई, ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है, मुझे कनेक्ट करना सीखना है। यहां पर किसी भी एक वर्ब या एडजेक्टिव के आधार पर मैं इस पॉइंट को कनेक्ट कर गया, इसके अंदर लिखी वर्ब या एक एडजेक्टिव के साथ इसको कनेक्ट कर गया, मुझे ये दो लिंक मिले ऑप्शंस में, जहां ये दो लिंक फिट बैठे मुझे वो आंसर ढूंढ देना है। समझ रहे हैं। और जो भाई ये सोच रहा है कि जी मैं तो पूरी हिंदी बनाऊंगा, फिर मैं इसके पीछे पूरा गणित लगाऊंगा, भाई साहब पूरी की पूरी अप्रोच आपकी गलत है। आपको चाहिए एक बहुत बेहतरीन लेवल की प्रैक्टिस, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन लेवल की प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे जब आप कम से कम 250-300 क्वेश्चन से निकल जाएंगे, ठीक है। अब 250-300 क्वेश्चन से निकलने के लिए आपके पास इंग्लिश एक्यूमेन है, उसके अंदर से आप भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो भाई ऑनलाइन कितने भी पेपर्स दो, उसके जरिए भी आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपसे एक नया सवाल पूछा है, करेक्ट सेंटेंस, माफ कीजिएगा, आपको वो पहचानना जिसके अंदर सम और एनी का करेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ग्रामेटिकल अप्रोच को बदलने वाला सवाल सामने आ गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। आई डिडेंट सी सम ऑफ माई, सर नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम एनी का यूज करते हैं। डिड यू बाई एनी ऑरेंजेस और सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। देखो भाई जब हम सम के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले क्विक रिवीजन बना देते हैं। सम को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं, या फिर जिस चीज को लेकर हम क्या करते हैं, सर्टेन बिहेवियर दिखाते हैं, श्योर बिहेवियर दिखाते हैं, किसी भी चीज के रेस्पॉन्स को लेकर हम डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। एनी का हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस हमारे सामने नेगेटिव हो, या फिर हम उसी को लेकर क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, डाउट में भी हो जाते हैं, ठीक है ना, या फिर हम इसी चीज को अगर कहना चाहें तो अनश्योर भी हो जाते हैं। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ठीक है ना। आप किसी इंसान से ये पूछने का काम कर रहे हैं कि आपने क्या कुछ खरीदा है, तो आप तो सामने से देखो यहाँ पर एनी लगा रहे हो, यहाँ इसी के साथ सम लगा रहे हो, तो ये दोनों एक साथ समझ से बाहर हो गए हैं, ठीक है ना। शी couldn't find any solution so she tried to create some herself, ठीक है ना, क्योंकि उसे कोई मदद ही नहीं मिली नेगेटिव की वजह से, तो यहाँ एनी सर ठीक जा रहा है, तो उसने खुद से ही अपने लिए मदद तैयार की। तो वो अपने लिए अगर मदद तैयार कर रही है तो उस मदद को लेकर तो वो श्योर है कि इससे काम बनेगा। शी हैजंट गॉट, नेगेटिव के साथ सम का यूज नहीं करते हैं। अच्छा सवाल था, इन पॉइंट्स को मेरे भाई रिवीजन पे जरूर लेके जाइएगा। क्वेश्चन 21 ये है भाई आप लोगों का क्लोज टेस्ट। पहले आपकी कोशिश फिर मैं डिस्कस करता हूं।
आओ भाई, अब मैं भी इस सवाल को पढ़ता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखने की कोशिश करना, मजेदार सवाल है, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। द अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले नहीं हुआ, प्रोलिफरेशन का मतलब बढ़ना, ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन कंटेम्परेरी सोसाइटी, पहले नहीं हुआ डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस हद तक बढ़ना जो अब हुआ है, ठीक है, हैज ब्लैंक अ स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। देखो यहां पर लिखा है अ स्पेक्ट्रम, मतलब एक तरीके का नजरिया, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए ये जो चैलेंजेस है अब बड़े लेवल पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। देखो ऑब्फस्केटेड यहां शब्द आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। ऑब्फस्केटेड का मतलब होता है जो किसी भी चीज को कंफ्यूज करने का काम कर रहा है, नहीं चलेगा। एनजेनर्ड का, सर जेन, GENE की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बर्थ, ठीक है ना, किसी भी चीज, किसी भी चीज का प्रोडक्शन। अब एनजेनर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज से जो उत्पन्न हुआ है, तो भाई इस चीज की वजह से उत्पन्न हुआ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी और चैलेंजेस भी इंडिविजुअल्स के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो ये तो संभव है कि आंसर इसके लिए बन जाए। सप्रेस का मतलब बता ही चुका हूं, थोड़ी देर पहले बताया था, कट लग जाना, खून बहना, उसको दबाकर रोकना। परपेचुएटेड का मतलब यादगार बना देना, है ना सर, यादगार बनाने की तो बात है ही नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं। इस सेंस में हम इसको लेकर नहीं चल पाएंगे, क्यों नहीं लेकर चल पाएंगे, क्योंकि आज के समय डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने, भाई AI ने कितनी बड़ी चीजों को बदल दिया है ना। खैर आगे पढ़ते हैं। वाइल दीज इनोवेशंस, ये जो इनोवेशंस हमारे सामने आ रही हैं, कैन ब्लैंक, अब मेरे भाई यहां पर कैन लिखा है तो मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिएगी, है ना। कैन ब्लैंक अनप्रेसिडेंटेड एवेन्यूज, रास्ते जो पहले नहीं देखे थे, फॉर कोलैबोरेशन एंड नॉलेज, ठीक है ना, जहां पर साथ मिलकर लोग मेहनत करते हैं, जानकारी भी होती है। डिसेमिनेशन का मतलब नॉलेज को सारी जगह पर फैलाने की बात कही गई है, ठीक है ना। अब यहां हमें एक फ्रेजल वर्ब के साथ इस बात को फिट करना है। सर ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज का होना, टू हैपन, ठीक है जी। ब्रिंक अप का मतलब क्या होता है, ब्रिंक अप का मतलब होता है जब आप किसी को पालन पोषण देते हैं। ब्रिंग अप का मतलब होता है कोई मुद्दा लोगों के सामने लेकर आना, समझ रहे हैं। आप घर पे लेट आए, ठीक है, अगले दिन सब भूल गए थे, आप लेट आए, लेकिन दीदी ने आपकी लेट आने की बात को लोगों के सामने उठा के रख दिया, ब्रिंग अप कर दिया है, ठीक है ना जी। तो यहाँ ब्रिंग अप की बात है, ये इनोवेशन सामने ला सकती हैं, या ये जो है ये पाल सकती हैं नए रास्तों को। सर पालने की बात नहीं है। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना, कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, ठीक है ना। सर आप यहां समझने की कोशिश करेंगे, इन इनोवेशंस के साथ साथ, जबकि इन इनोवेशंस के साथ साथ अनप्रेसिडेंटेड जो पहले रास्ते नहीं थे ना, उन रास्तों पर अब मेहनत करते हैं लोग और नॉलेज हर जगह पर फैलाते हैं। तो सर पॉसिबल हुआ है इनकी वजह से होना, कंटिन्यू करने की बात सेंसिबल नहीं है। दे साइमल्टेनियसली नेसेसिटेट, और साथ साथ मिलकर ये इस चीज को जरूरी भी बनाते हैं कि यूजर्स अडेप्ट। देखो बच्चे तीन शब्द हैं पेपर में पूछे जाते हैं। अडोप्ट किसी को गोद लेना वर्ब है, ठीक है ना। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना मेरे भाई, किसी भी चीज को एडजस्ट कर देना वर्ब होती है, मेरी बात समझ रहे हैं। और इस अडेप्ट को हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है किसी के अंदर जब किसी चीज की जानकारी हो, स्किल्ड हो। दे साइमल्टेनियसली नेसेसिटेट द यूजर्स अडेप्ट एक्सपीडिशियसली, मतलब एक्सीलेंटली अपने आप को एडजस्ट करते हैं टू इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स, नई नई प्लेटफॉर्म्स के साथ, नई नई प्रोटोकॉल्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स अंडरस्कोर, एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ पेइंग अटेंशन, किन चीजों पर अब ध्यान इनको देना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देने के लिए बात कही है अटेंशन ब्लैंक, ब्रोडर इंप्लीकेशंस, और बड़े लेवल पर इसको लागू कैसे कर सकते हैं। दीज टेक्नोलॉजीज मे हैव ऑन कोग्निटिव वेल बीइंग एंड सोशल इंटरेक्शंस, है ना। कोग्निटिव का मतलब होता है नॉलेज से संबंधित, कि हम लोग नॉलेज से भी सही तरीके से अपडेट रहें और साथ साथ सोशल इंटरेक्शन भी हमारा बने। अब यहाँ पर अटेंशन के साथ अबाउट की बात नहीं होगी, अटेंशन के साथ फॉर नहीं, अटेंशन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू हम लगाते हैं, यानी कि किसी चीज की तरफ ध्यान देना, किसी भी चीज की तरफ हमारा पूरा का पूरा ध्यान लगे। आगे कहा है फर्दर मोर एम्प्लॉइज आर एडवाइज टू हिट द ग्राउंड, है ना। किस चीज के लिए हिट द ग्राउंड कहा गया है, are advised to hit the ground blank by cultivating adaptive skills and engaging in continuous learning, ठीक है ना। by hit the ground, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, मूविंग, ठीक है। अब यहां पर क्या कहा है,
एम्प्लॉयज आर एडवाइज टू हिट द ग्राउंड, ठीक है ना जी, उनको करना होगा बाय कल्टिवेटिंग अडेप्टिव स्किल्स, नई नई स्किल्स को सीखते हुए, ठीक है ना, जंप करने की बात नहीं, वॉक करने की बात नहीं, दे हैव टू कीप रनिंग, उन्हें चलते ही रहना होगा, ठीक है ना। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है जिस जगह पर वो है ना उस जगह से लगातार आगे कंटिन्यूसली मेहनत करने के लिए उन्हें चलाते रहना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे कभी कभी किसी इंसान, मतलब आप भीड़ में लाइन में खड़े हुए हैं, कहीं गए हुए हैं, लाइन लगी हुई है, तो आप एक दूसरे को कैसे मोटे चलते रहो, तो आप क्या कहेंगे, कीप रनिंग। इस रनिंग का मतलब दौड़ना नहीं है, इसका मतलब ये है कि आगे खिसकते रहना भाई। आगे क्या लिखा, आर एडवाइज टू हिट द ग्राउंड रनिंग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ रनिंग में लिख देता हूं तब समझ आएगा। बाय कल्टिवेटिंग अडेप्टिव स्किल्स एंड एंगेजिंग इन कॉन्टिन्यूस लर्निंग, नया नया कुछ ना कुछ स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। और अंत में मैनेजर्स मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज, मैनेजर्स को ये सीखना होगा कि एम्प्लॉयज को निकाल देना, ठीक है ना, एंड ब्लैंक डाउन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स विद केयरफुल डेलिब्रेशंस टू इंश्योर सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, कि आने वाले समय के अनुसार हमें अपनी ग्रोथ को मेंटेन अगर करना है, ये मैनेजर्स की थिंकिंग है क्या, कि उनको इस बात का फर्क समझना होगा कि एम्प्लॉयज को निकाल देना और क्या करना, ब्लैंक डाउन स्ट्रेटेजिक, ठीक है ना। देखो यहाँ इस मस्ट के साथ हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई चाहिए, मस्ट ब्लैंक डाउन, लाई डाउन स्ट्रेटेजिक, ले डाउन, सिट डाउन या सेट डाउन। सर सेट डाउन का तो कोई सेंसिबल नहीं है, ठीक है ना, सिट डाउन का मतलब तो बैठ जाना है, यहाँ पर बात बैठने की नहीं है, यहाँ पर हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप लाई या ले, तो लाई या ले के अगर डिफरेंस को हमें समझना है तो लाई का मतलब तो खुद लेट जाना है। सर मैनेजर खुद क्यों लेटेंगे, वो फाउंडेशन को बिछाएंगे, दे विल डू क्या चीज, इस्टेब्लिश करेंगे आने वाले नए चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो एक बहुत बेहतरीन सवाल हम लोगों ने अभी देखा है मेरे भाई, ठीक है ना। अब आप लोग अपना स्कोर जरूर मुझे बताएं, ठीक है ना, कि आप लोगों के 25 क्वेश्चंस में से कितना आप लोगों का स्कोर रहा है। और मेरे भाई इसके साथ साथ आप बेस्ट 30 मिनट्स वाली जो क्विक रिवीजन क्लासेस आपको प्रोवाइडेड है भाई, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगता है। इसके बाद मेरे भाई एक मॉक मैं और आप लोगों को कराऊंगा, मेरी तरफ से टोटल 10 मॉक आप लोगों को करवाए गए हैं। इन 10 के 10 मॉक को जब भी आपको फुर्सत लगे दोबारा से जरूर देखिएगा, लेवल अप भी करेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील कराएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा और यूं ही लगन से अच्छा सा रिजल्ट मुझे लेकर सिलेक्शन वाली चाय पर जरूर मिलेंगे आपके साथ, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच मेरे भाई।